प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं किसी विद्युत द्विध्रुव के क्या होता है और इसके कारण किसी बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलती है और विद्युत विभव क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव को डिफाइन करेंगे। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो लघु आवेश मैं कह सकती हूँ, दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के जो आवेश हैं, जब वो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। एक आवेश -q, दूसरा आवेश +q और ये दोनों एक स्मॉल दूरी d पर आपस में स्थित हैं, तो ये किसका निर्माण करेंगे, एक द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, P = आवेश और उनके मध्य दूरी के गुणनफल के द्वारा डिफाइन किया जाता है। यानी द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा P = Q × D के बराबर। और इस द्विध्रुव की दिशा जो दर्शाई जाती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर दिखाई जाती है। अब यहाँ पर हम अक्ष रेखा क्या होती है, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, अक्ष लाइन कहलाएगी। और इसके लंबवत वाली जो रेखा है वो कहलाएगी निरक्ष लाइन। और ध्रुवीय अणु क्या होते हैं, वे अणु जिसमें कि धनावेश और ऋणावेश का केंद्र क्या होता है, पृथक पृथक होता है। और पृथक पृथक होने से, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम एक परमाणु की कल्पना करें कि वो एक वृत्ताकार शेप में है, तो नाभिक में धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर जब चक्कर लगाते हैं तो ऋणावेश का जो केंद्र है, क्योंकि एक तरह से वृत्त पे चक्कर लगा रहे हैं तो इसका केंद्र भी यही नाभिक पर ही होता है। तो धनावेश और ऋणावेश का केंद्र जब एक ही जगह हो जाता है तो वो अध्रुवीय अणु हो जाता है, क्योंकि दोनों आवेश, पॉजिटिव आवेश और निरावेश धनावेश, नेगेटिव आवेश और पॉजिटिव आवेश एक ही बिंदु पर हो जाने पर द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये ऐसे अणु क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय कहलाते हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से ये नाभिक जो यानी पॉजिटिव का सेंटर है उससे इलेक्ट्रॉनों का सेंटर अगर डिस्पर्स हो जाए, थोड़ा सा अलग हो जाए, उनके मध्य कोई विस्थापन हो जाए, तो ये अणु में क्या क्रिएट हो जाएगा, एक द्विध्रुव आघूर्ण क्रिएट हो जाएगा। और ऐसे अणु जिनमें कि द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कहलाते हैं ध्रुवीय अणु। यानी कि हम कह सकते हैं कि वे अणु जिनमें कि धनावेश और ऋणावेश का केंद्र पृथक होता है और उसकी वजह से उसमें द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है वो कहलाते हैं ध्रुवीय अणु, जैसे कि HCl, HBr, CO इत्यादि। और अध्रुवीय अणु वो होंगे जिनमें कि धनावेश और ऋणावेश का वितरण का केंद्र एक ही बिंदु पर होगा और इसलिए इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। तो यानी द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर हम बता सकते हैं कि कोई भी अणु ध्रुवीय होगा या नहीं होगा, तो उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होंगी या नहीं होंगी। अब हम देखना चाहते हैं कि द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान मैं कैसे निकालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है और इस फिगर में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपके पास ये एक डाइपोल रखा हुआ है, एक +q आवेश है, दूसरा -q आवेश है। इसका केंद्र क्या है, O है। इस डाइपोल का केंद्र क्या है, O है, यानी कि OA दूरी भी d/2 है और OB दूरी भी d/2 है और AB दूरी कितनी है, d के बराबर है। अब इस द्विध्रुव से P बिंदु पर, जो कि कितनी दूरी पर है, इससे r दूरी पर स्थित है, हम इस बिंदु पर, बिंदु P पर क्या मान निकालना चाहते हैं, इस द्विध्रुव के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो मान हम निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूं, अब मैंने इसकी ज्योमेट्री का निर्माण किया तो +q आवेश को भी यहाँ से मिला दिया इस बिंदु से, -q आवेश को भी इस बिंदु से मिला दिया। तो AP दूरी मैंने मान ली इसकी क्या है, r1 है। BP दूरी कितनी है, r2 के बराबर है। अब मैंने क्या किया, इस AP रेखा को पीछे बढ़ाया है और इस पर लंब डाल दिया है। इसी तरह ये जो रेखा पहले ही ज़्यादा थी r दूरी से, यहाँ पर भी O से लंब डाल दिया, यानी O से मैंने लंब डाला है AP को पीछे बढ़ाकर, और BM रेखा पर सीधा ही मैंने यहाँ पर लंब डाल दिया है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो अब इस स्थिति में जो है मेरे पास जो NP है, जो OP है और BP है, अगर मैं ये तीनों देखूं तो BP तो मेरे पास r2 के बराबर है, लेकिन अब जब मैंने इस पर लंब डाल दिया तो ये MP दूरी बन गई। तो NP दूरी, OP दूरी और MP दूरी, सब तीनों दूरियां क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और ये तीनों दूरियां कितने के बराबर हो जाएंगी, r के बराबर हो जाएंगी। और द्विध्रुव का मैंने मान लिया, अगर ये Z दिशा है तो Z दिशा से ये द्विध्रुव कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो अब यहाँ पर अगर मैं ज्योमेट्री को देखूँ तो जब ये कोण थीटा है और ये मैंने लंब डाला है तो ये 90 डिग्री है। जब ये 90 है तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं चलूँ तो आपके पास ये 90 डिग्री मैंने एंगल बनाया है, तो ये 90 डिग्री एंगल होने पर आपके पास ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है,
और थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90, तो ये एंगल थीटा है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो NAO एंगल थीटा है, और इस छोटे से ट्राइंगल में मैं देखूँ तो एंगल आपके पास OBM क्या है, थीटा है। तो अब ये दोनों कोण, अब इन छोटे ट्राइंगल्स को मैं कंसीडर कर रही हूँ, OBM को और ONA को कंसीडर कर रही हूँ। तो यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो जो NA का मान मुझे मिलता है, ये दूरी NA का मान जो मुझे मिलता है वो क्या बन जाता है, OA cos थीटा के बराबर। OA कितनी है, D/2 cos थीटा। इसी तरह ये BM का मान मैं निकालती हूँ या MB का मान निकालती हूँ इस ट्राइंगल से, तो आपके पास ये मान क्या बन जाता है, OB cos थीटा के बराबर, यानी D/2 cos थीटा। यानी दोनों ही दूरियाँ, चाहे वो AN दूरी हो चाहे वो BM दूरी हो, किसके बराबर हो जाती है, cos थीटा के D/2 cos थीटा के बराबर हो जाती है। अब हम देखते हैं, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये OP दूरी R है और ये NP के बराबर है। तो NP का मान मैं लिख सकती हूँ AP प्लस AN। तो AP प्लस AN का मान अगर मैं रखती हूँ तो ये हो जाएगा R1 प्लस D/2 cos थीटा। और यहाँ से अगर मैं BP का मान देखूँ या MP का मान निकालूँ तो MP का मान क्या हो जाएगा, BP माइनस BM। तो BP का मान कितना है, R2 के बराबर, और इस BM का मान मैं निकाल चुकी हूँ, ये मान कितना है, D/2 cos थीटा के बराबर। तो R1 का मान मुझे यहाँ से मिल जाता है R माइनस D/2 cos थीटा। तो R2 का मान मिल जाता है R प्लस D/2 cos थीटा। यानी ये जो R1 और R2 दूरी है, इसको मैं R के टर्म्स में और थीटा के टर्म्स में निकाल रही हूँ। तो R1 मुझे साफ दिख रहा है R से थोड़ा सा कम है, और R2 मुझे साफ दिख रहा है R से थोड़ा सा अधिक है। और वो R1 का मान इसलिए मुझे मिल जाता है R से थोड़ा सा कम, यानी कि R माइनस D/2 cos थीटा, और R2 का मान मिल जाता है R से थोड़ा सा अधिक, यानी R प्लस D/2 cos थीटा। और मेरा अब एम, ये तो मैंने सारा देखा ज्योमेट्री को मैं किस तरह से सॉल्व करती हूँ। और अब ये सब ज्योमेट्री को मैंने सॉल्व क्यों किया, क्योंकि मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो पहले प्लस क्यू का आवेश के कारण बिंदु पी पर पोटेंशियल निकालती हूँ। तो वी का मान हमें जानती हूँ, पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है किसी भी बिंदु पर, KQ/R के बराबर। तो V1 का मान हो जाएगा KQ/R1 और V2 का मान हो जाएगा माइनस KQ/R2। क्यों, क्योंकि अब ये माइनस क्यू के आवेश के कारण निकाल रहे हैं। तो क्यू को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस क्यू को, और दूरी को किससे रिप्लेस कर दिया, R2 से। अब इन दोनों के कारण मुझे तो नेट विद्युत विभव निकालना है, तो दोनों को मैंने जोड़ दिया है। तो नेट द्विध्रुव के कारण जो बिंदु P पर विभव हो जाएगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2 के बराबर, यानी KQ यहाँ से 1/R1 और माइनस का 1/R2। अब R1/R2 के मान मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ, तो इनको मैं यहाँ रख सकती हूँ। तो एलसीएम लिया तो R1 R2 माइनस R1 बन गया है। अब R2 माइनस R1 का मान, क्योंकि R2 का मान R प्लस D/2 cos थीटा है और R1 का मान R माइनस D/2 cos थीटा है, दोनों को घटाती हूँ तो क्या बच जाएगा, D cos थीटा, क्योंकि R से R कट जाएगा और D/2 जुड़ के D बन के cos थीटा आ जाएगा। और R1 R2 यानी दोनों को गुणा करती हूँ, तो एक प्लस की टर्म है एक माइनस की, तो A प्लस बी और A माइनस बी को गुणा करेंगे तो A² माइनस B², तो R² माइनस D²/4 cos² थीटा। और D का मान चूंकि R से बहुत कम होगा, क्यों, क्योंकि D तो आवेशों के मध्य दूरी है और R उस बिंदु की दूरी है जिस पर हम विभव निकालना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है D का मान R से बहुत कम होगा। इसलिए D²/4 cos थीटा को R² की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। और अगर नगण्य मानेंगे तो ये मान बच जाएगा R2 माइनस R1 का मान तो D cos थीटा है ही, और R1 R2 का मान बच जाएगा केवल R² के बराबर, वो हमने यहाँ रख दिया है। और रखने पर ये मान बन जाता है KP cos थीटा/R²। और ये कहलाता है किसी भी डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर पोटेंशियल का मान कितना होगा, KP cos थीटा/R² के बराबर, जहाँ जो आपके पास जो बिंदु है, जो द्विध्रुव है, उस बिंदु से कितनी कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब यहाँ पर Z अक्ष से कितना कोण बना रहा है, ये जो बिंदु R की दूरी है वो कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये cos थीटा को अगर मैं देखूँ तो cos थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये R कैप। तो R कैप क्यों, क्योंकि P.R कैप ये यूनिट वेक्टर है, इसका परिमाण 1 होता है। और R कैप और P के मध्य दिशा के अगर मैं देखूँ तो कोण कितना बन रहा है, थीटा। क्योंकि जो अगर मैं इस यहाँ पे द्विध्रुव की दिशा देखूँ तो माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस जाऊँगी तो किस दिशा में जाएगी, Z दिशा की ओर जाएगी। तो Z दिशा यानी द्विध्रुव की अक्ष की जो दिशा है उसका जो कोण बन रहा है R से वो क्या है, थीटा है। यानी द्विध्रुव अक्ष से जो कोण बन रहा है इस दूरी का वो कितना है, थीटा है। इसलिए
ये पी कॉस थीटा क्या बन जाएगा, पी डॉट आर कैप बन जाएगा। और आर कैप की जगह अगर मैं वेक्टर आर लिखूँ तो आर के परिमाण से गुणा भी करूँगी और भाग भी दूंगी, तो ये बन जाएगा के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब। और चूंकि मुझे मालूम है ग्रेडियंट 1 अपॉन आर होता है माइनस आर अपॉन आर क्यूब, फर्स्ट चैप्टर में हम निकाल चुके हैं, इसलिए वी का मान आ जाएगा माइनस के पी डॉट ग्रेडियंट 1/r। तो इस तरह से भी हम इस पोटेंशियल को दिखा सकते हैं। अब मैं द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर बात करूँ तो थीटा का मान 0 होगा, क्योंकि अक्ष रेखा पर अगर मुझे इसी बिंदु को ले जाना तो ये बिंदु P यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 होते ही ये कौन सी अक्ष है, अक्ष रेखा है द्विध्रुव की, तो अक्ष रेखा पर थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा कॉस 0 का मान 1 होता है, इसलिए आपके पास ये मान हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। और अगर मैं देखूं कि थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाए, पाई होने का मतलब ये बिंदु P ऊपर प्लस जेड की बजाय कहाँ चला जाएगा, माइनस जेड में, इस दिशा में कहीं ये P आ जाएगा। और अगर इस दिशा में कहीं ये P आएगा तो थीटा का मान पाई हो जाएगा। और पाई होते ही मेरे पास क्या मान आ जाएगा, कॉस पाई -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। और निरक्ष रेखा की बात करूँ, यानी मैं किस दिशा में चली जाऊँगी, थीटा इज इक्वल टू 90, क्योंकि ओ एक्स दिशा क्या है, द्विध्रुव के लंबवत दिशा क्या है, निरक्ष रेखा है, तो थीटा 90 हो जाएगा। थीटा 90 होते ही कॉस 90 का मान 0, तो यानी मिनिमम 0। तो मिनिमम द्विध्रुव का जो आपके पास पोटेंशियल आ रहा है वो निरक्ष रेखा पर मिलेगा, और वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और अधिकतम कितना मिलेगा, अक्ष रेखा पर मिलेगा, और कितना मिलेगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर के बराबर मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर हम क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, गोलीय निर्देशांक यूज़ करती हूँ। और गोलीय निर्देशांक को हम अच्छे से समझ चुके हैं पहले। अब गोलीय निर्देशांक को जो मैं ग्रेडियंट का मान लिखती हूँ तो वो मान क्या हो जाता है, माइनस आर कैप डेल वी डेल आर प्लस थीटा कैप 1/r डेल वी डेल थीटा प्लस फाई कैप 1 अपॉन आर साइन फाई डेल वी डेल फाई। और चूंकि गोलीय सममिति है इसलिए ये मान 0 हो जाएगा। तो दो ही कंपोनेंट बचेंगे, एक रेडियल कंपोनेंट और एक एंगुलर कंपोनेंट। तो रेडियल कंपोनेंट का जब मैं मान निकालती हूँ तो वो हो जाएगा माइनस डेल वी डेल आर कैप। तो v का मान मैंने अभी निकाला है कि वो क्या है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे v का मान मैंने रख दिया, तो ये माइनस आर कैप डेल डेल आर ऑफ के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये के पी कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, सिर्फ डिफरेंशियल किसका होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का। 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो -2 अपॉन आर क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस होके मान मुझे क्या मिल जाता है, आर कैप 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब के बराबर। और कोणीय घटक, इसको मैं लंबवत घटक की जगह क्या कहूँगी, कोणीय घटक। तो जो कोणीय घटक मुझे मिलता है वो हो जाएगा माइनस थीटा कैप, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 1 अपॉन आर डेल वी डेल थीटा। पुनः वी का मान मैंने रखा, अब यहाँ आर की बजाय हम डिफरेंशियल किसके साथ करेंगे, थीटा के साथ। तो कॉस थीटा का डिफरेंशियल होगा तो वो माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आर स्क्वायर और आर मिलकर आर क्यूब हो गया। तो ये मान बन जाता है कोणीय घटक का थीटा कैप के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो नेट जो मुझे मान मिलेगा वो हो जाएगा, यहाँ मैं मान रख देती हूँ, ई आर वैक्टर प्लस ई थीटा वैक्टर, दोनों को जोड़ूंगी तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे मिल जाएगी। तो कुल वेक्टर ई हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब, दोनों में आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी, तो दोनों में के पी अपॉन आर क्यूब कॉमन। यहाँ से बचेगा आर कैप 2 कॉस थीटा, और यहाँ से बचेगा थीटा कैप साइन थीटा के बराबर। तो ये कुल विद्युत क्षेत्र हो गया। अब इसका परिमाण मैं निकालूंगी तो दोनों टर्म्स को स्क्वायर करके ऐड करूंगी, यानी ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। तो ओवरऑल इस टर्म का मैं क्या करूंगी, वर्ग करूँगी, मतलब इस अलग अलग वर्ग करूंगी, इस टर्म को अलग वर्ग करूंगी, इस टर्म को अलग वर्ग करके दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूंगी। तो मेरे पास क्या मान आएगा मॉडुलस ई का, तो मॉडुलस ई हो जाता है के पी अपॉन आर क्यूब 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक तो मिलके 1 हो गए, और एक बच जाएगा यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर। तो कुल विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण मुझे मिलता है वो परिमाण मुझे मिल जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 की पावर हाफ के बराबर, ये मान मुझे मिल जाता है। और अगर मैंने मान लिया कि आपके पास, जैसे यहाँ मैंने ये गोलीय घटक दिखाए हैं, ये z दिशा में आपके पास मैंने p की दिशा दिखाई है, यानी द्विध्रुव मेरा z दिशा में स्थित है, और इससे थीटा कोण बनाते हुए ये बिंदु P है, जहाँ पर मैंने ये रेडियल कंपोनेंट, ये एंगुलर कंपोनेंट और ये परिणामी e की दिशा है। ये परिणामी e की दिशा रेडियल कंपोनेंट से बीटा एंगल अगर बना रही है तो टेंजेंट बीटा का मान हो जाएगा ई थीटा अपॉन ई आर के बराबर, यानी लंबवत घटक अपॉन रेडियल घटक। तो लंबवत घटक या कोणीय घटक मेरे पास क्या था, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब था, और रेडियल कंपोनेंट था 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। तो आर क्यूब के आर क्यूब कटा, के पी से के पी कटा, तो बचा हाफ टेन थीटा। तो ये है आपके पास रिलेशन, किस तरह से हम थीटा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य संबंध निकाल सकते हैं। और अक्षीय रेखा पर बात करूं तो पुनः यहाँ पर अगर मैं अक्षीय रेखा देखती हूँ तो ये थीटा का मान 0 हो जाना चाहिए,
और निरक्ष रेखा के लिए 90 हो जाना चाहिए। तो अक्ष रेखा पर थीटा 0 है तो आपके पास cos 0 इज़ 1, तो विद्युत क्षेत्र का मान मुझे मिल जाता है। तो 3 + 1 यानी 4, 4 का रूट यानी 2। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे अक्ष रेखा पर कितनी मिल जाती है, 2 kp/r³ के बराबर। और यहाँ पर अगर मैं निरक्ष रेखा के लिए करूँ तो ये थीटा 90 और cos 90 मेरे पास 0 होता है, तो ये सिर्फ एक ही टर्म बचेगी, वो आएगी kp/r³। यानी ओवरऑल अगर मैं दोनों स्थितियों में देखूँ, चाहे अक्ष रेखा की बात करूँ चाहे निरक्ष रेखा की बात करूँ, तो मेरे पास जो भी विद्युत क्षेत्र आ रहा है डेट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r³। और जो पोटेंशियल मैंने देखा था वो पोटेंशियल इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r² था। और जबकि हम एक पॉइंट चार्ज की जब मैं बात करती हूँ तो पॉइंट चार्ज के लिए जो मुझे पोटेंशियल मिलता है वो 1/r के प्रोपोर्शनल होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/r² के प्रोपोर्शनल। और डाइपोल के लिए मुझे इससे उल्टा मिला है। उल्टा का मतलब यहाँ 1/r की बजाय r² मिला है और r² की बजाय r³ मुझे मिला है। तो यह है डाइपोल का और पॉइंट चार्ज का अंतर कि विद्युत क्षेत्र क्या कैसे मिलता है और पोटेंशियल मुझे कैसे मिलता है। धन्यवाद।